गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपको प्रत्येक दिन एक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उस वादे के अनुसार आज भी आपको एक टेस्ट नंबर 5 प्रोवाइड करने के लिए आज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीका से आपको प्रीवियस 4 टेस्ट आपको अच्छा लगा, आपने जो प्यार दिखाया है, उसी तरीका से आप टेस्ट नंबर 5 के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा और आपको टेस्ट का आनंद आएगा। तो चलिए, बातें तो होती रहेगी, हम लोग टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आपको पहले भी कहा गया है कि हम लोग का जो भी टेस्ट होगा वो सारा का सारा टेस्ट आपका मिक्स होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैथ के भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाए, तो धीरे धीरे आपको मैथ का भी टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उस पर भी वर्क चल रहे हैं। आप पैनिक ना हो, आपको मैथ की भी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करवाई जाएगी। अभी फिलहाल आपकी प्रैक्टिस साइंस की करवाई जा रही है, तो साइंस से रिलेटेड ही आप प्रैक्टिस करें। और आपको ये भी बता दें कि आपको जितने सारे आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, वो सब में आपको जो इम्पोर्टेंट, जो हम यहाँ पर फैक्ट लिखते हैं, जो आपको समझाते हैं, वो भी आप पेन पेपर लेकर बैठे और उसको नोट करते हुए चलेंगे। तभी आपका एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। अन्यथा आप सोचेंगे कि केवल हमें यहाँ देखने से हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग अपनी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट का सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से किसी में भी नहीं। इनमें से किसी में भी नहीं। चलिए, तो आप सोच लिए होंगे उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर बात की जाए विभक्त वलय, विभक्त वलय की अगर बात की जाए, तो विभक्त का मतलब होता है विभाजित करना। विभक्त का अर्थ होता है विभाजित करना। यानी कि विभक्त जो होता है दिक् वलय का काम करता है। किसका काम करता है? दिक् वलय का काम करता है। दिक् वलय यानी कि दिशा में परिवर्तन लाता है। ये दिशा में परिवर्तन लाने का कार्य करता है और ये बना होता है आपका कॉपर का, यानी तांबा का ये बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। जब आप मोटर देखेंगे तो जैसे हमने एक बनाया इस तरीका से, आपका इस तरीका से मान लेते हैं कि ये मोटर है, ये हमारा चुंबक है। चुंबक में आपने देखा है कि इस तरीका से कॉइल होते हैं लगे हुए, इस तरीका से हमारा कॉइल होता है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर ऐसे हमारा दिक् वलय लगा होता है। क्या लगा होता है? दिक् वलय यहाँ पर लगा होता है, आपने देखा होगा। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किसमें लगे होते हैं? तो आप कहेंगे कि हमारा डीसी मोटर में लगा होता है। किसमें लगा होता है? डीसी मोटर में लगा होता है। जब भी आपसे पूछा जाए दिक् वलय कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कहाँ पर? मोटर में होता है। या विभक्त वलय आपसे पूछे तो भी उत्तर हमारा क्या होगा? मोटर में। अब यहाँ से आया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की आप ध्यान रखिएगा कि धारा धारा की दिशा धारा की दिशा और धारा की तीव्रता मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ पर होता है? जब हम धारा की दिशा को देखते हैं, या हम देखते हैं कि धारा किस गति से बह रहा है, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको बड़ा करके 1000 गुना, कितना गुना? 1000 गुना बड़ा करके, यानी इसको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या रहा? विभक्त वलय डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? धात्विक जो चालकता होता है, यानी कि धातु में जो चालक वाली गुण पाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज पाया जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, या न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, या इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है? ये हमसे सवाल पूछा गया है।
आप आंसर सोच लीजिएगा, आप आंसर लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्या आपका आंसर है और आपने कितना मार्क्स लाया। ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। देखिए, अगर हम कहें कि कोई भी मेटल है, कोई भी तत्व है, तो तत्व के अगर नाभिक की बात की जाए, तत्व के अगर नाभिक की बात की जाए, तो नाभिक में 2 कण मौजूद होते हैं, 2 कण मौजूद होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये नाभिक में मौजूद होता है, लेकिन अगर नाभिक के बाहर अगर देखा जाए, तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? तो आप कहेंगे कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। क्यों चक्कर लगाता रहता है? क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव आवेश होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। यही अगर बात की जाए, तो न्यूट्रॉन पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है। इस कारण से ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। अपनी कक्षा में क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है। और जैसे ही इसको बाहर से ऊर्जा मिलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से ही हमारा क्या होता है? धात्विक में चालकता वाली गुण पाई जाती है। अब जैसे हम लोग भी क्या है? एक तरह के पदार्थ है, एक तरह के तत्व है, ठीक है? पदार्थ जो है, उसको जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं, तो हाथों को रगड़ने से क्या होता है? तो देखते हैं कि आपका हाथ क्या हो रहा है? गर्म होने लगता है। तो उसमें क्या हुआ? घर्षण के कारण ऊष्मा मिला, घर्षण के कारण ऊष्मा मिलता है। तो ऊष्मा मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपने कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। अपने कक्षा से क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के कारण ही क्या होता है? हमें गर्मी की अनुभूति होता है। तो इसी तरीका से जब इसे क्या होता है? ऊर्जा अधिक मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? और गति करने लग जाते हैं, अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश करने लग जाते हैं। तो धात्विक चालकता जो है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आपको बताया गया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, यानी कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है किसी भी चीज़ से, उसी को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो चालकता उसी को तो कहा गया जो विद्युत को क्या कर दे? विद्युत का या ऊष्मा का क्या करे? संचालन करे। तो चालकता वो किसके कारण से है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण से। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। हमारा आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप जान जाइए। इन्फॉर्मेशन और भी सवाल आपसे क्या-क्या पूछे जा सकते हैं? देखिए, हम जितने भी संभावित आपके प्रश्न बनने की है, वो सारा का सारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आपको आप हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको साइंस में बेहतर मार्क्स दिलवाने की। तो बेहतर मार्क्स के लिए आपको बेहतर ढंग से स्टडी भी करना होगा। ऐसे नहीं कि आया धात्विक चालकता किसको कहा जाता है और आप आंसर बता दीजिए ऑप्शन नंबर ए और मार कर हम चले जाएँ। तो ये केवल क्या है, किसी भी प्रकार की ये एक टीचर की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। टीचर की ज़िम्मेदारी होती है कि आपको बेहतर ढंग से प्रिपेयर करवाया जाए। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन की अगर खोजकर्ता पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉम्सन। कौन थे? जे थॉम्सन थे। जे थॉम्सन। इसी तरीका से अगर प्रोटॉन की खोज की बात की जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन की खोज करने वाले व्यक्ति थे गोल्डस्टीन। कौन थे? गोल्डस्टीन थे। गोल्डस्टीन किसका खोज किया? प्रोटॉन का। इसी तरीका से अगर न्यूट्रॉन की खोज पूछा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चैडविक थे। इसी तरीका से आपसे अगर पूछा जाए, इसी तरीका से अगर आपसे
पूछ ले प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इस पर आवेश होता है 1.9 1.9 इंटू 1.9 नहीं 9.1 9.1 इंटू 10⁻31 kg कितना होता है 9.1 इंटू 10 कितना होता है, तो आप कहेंगे 30 - 31 kg। इसी तरीका से अगर प्रोटॉन पर पूछा जाए कि प्रोटॉन पर कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 1.6 इंटू 10⁻27 होता है, कितना होता है 10⁻27, या इसको और भी बेहतर ढंग से पूरा पूरा लिखिए, पूरा पूरा लिख लीजिए 1.6725 1.6725 इंटू 10⁻27 होता है, तो ये प्रोटॉन है। इसी तरीका से अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए कि न्यूट्रॉन पर कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर ध्यान रखेंगे कि 1.6748 इंटू 10⁻27 kg होता है। हर जगह क्या है kg में है, ठीक है। तो इतना आवेश होता है न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन पर 1.6725 इंटू 10⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन पर 1.6748 इंटू 10⁻27 kg होता है। अब यहीं से अगर पूछा जाए, ठीक है, कि सबसे हल्का कण कौन सा है, सबसे हल्का कण कौन सा है, तो सबसे हल्का कौन सा है, देखिए 9.1 वाला है। जब इसको 10⁻31 यानी कि 10⁻31 से भाग करेंगे तो ये छोटा वैल्यू आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, सबसे हल्का कण है। और सबसे भारी अगर कण पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रॉन है। सबसे भारी कण कौन सा है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ से इतने संभावित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ये सारा का सारा आप पॉइंट नोट कर लेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स टाइप सौर कुकर, यानी एक बक्से की तरह होता है सौर कुकर। कह रहा है कि ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है, यानी कि सौर जो कुकर होता है उसमें ऊपर में जो ढक्कन बना होता है वो कांच का ढक्कन क्यों बना होता है, ये हमसे रीजन पूछा गया है। ऑप्शन ए, यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। सेकंड है विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकने के लिए, उष्मा की हानि को रोकने के लिए। थर्ड है बॉक्स के भीतर धूल कण को जाने से रोकने के लिए। और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर बताएंगे कि क्या होगा। चल आप सोच लिए होंगे। देखिए अगर पहले ऑप्शन की अगर हम एक्सप्लेन करें कि यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, तो हमें इतनी बात पता है कि सौर कुकर से अगर भोजन पकता है तो फिर उसे देखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उसे देखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी जब उसका काम ही यही है। से थर्ड नंबर की अगर बात करें तो कह रहा है कि बॉक्स के भीतर धूल कण को जाने से रोकने के लिए। अगर धूल कण को जाने से रोकने के लिए तो कांच का ढक्कन लगाने से बेहतर था कि हम ऐसे भी मेटल के भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकने के लिए। हाँ, हम कांच के ढक्कन इस वजह से लगाते हैं कि सूर्य के द्वारा जो विकिरण आता है उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी हानि कम से कम हो, उसकी हानि क्या हो, कम से कम हो। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। बात समझे या नहीं समझे, बात समझ में आया कि सूर्य से जो विकिरण किरण आता है, विकिरण जो आता है उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसकी हानि को हम कम से कम कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, कांच का ढक्कन लगाते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा हुआ है।
यानी कि V1 एक शक्ति है, P1 उसमें वोल्टेज है V1 और इसमें एक प्रतिरोधक लगा गया है। क्या है? एक प्रतिरोधक। प्रतिरोध को हम लोग R से मापते हैं, तो मान लेते हैं रेजिस्टिविटी जिसका R1 मान लेते हैं। इसी तरीका से कह रहा है कि एक P2 और V2 वाला यानी प्रतिरोधक लगाया गया है यानी R2। तो कह रहा है इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस क्या होते हैं? R2 होता है, या इसी को हम कहते हैं कि नेट रेजिस्टेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि समतुल प्रतिरोध होगा। समतुल प्रतिरोध होगा क्या? आप ऑप्शन देख रहे हैं, आप उत्तर लगाइए। चल देखिए, जब तक आपको पावर की फॉर्मूला नहीं पता होगा शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। तो आपको पता होगा कि पावर के लिए 3 फॉर्मूला होते हैं। एक होता है कि आई स्क्वायर इंटू आर। पावर के लिए एक रिलेशन होता है करंट में और प्रतिरोध में। इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, यानी कि जब हम धारा को हम प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पावर बन जाता है। इसी तरीका से पावर का एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, यानी कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस में इन दोनों में क्या होते हैं? रिलेशन होता है पावर का। और एक और पावर का रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं वी इंटू आई। एक क्या बोलते हैं? वी इंटू आई कहते हैं। तो इतने तरीका से हमारा रिलेशन है। तो आपको रिलेशन बैठाना है। आप देखो कि यहाँ पर दिया गया वोल्टेज और दिया गया है पावर और क्या है? प्रतिरोध यानी आर, यानी वी पी आर आपको कहाँ दिख रहा है? या वी है, आई है, पी है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। यहाँ आई आर पी है, ये भी नहीं होगा। तो हमें रिलेशन बनाना होगा इसमें। हम रिलेशन किस में बनाएंगे? P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से R के लिए हम कह सकते हैं कि क्या होगा? तो आप कहेंगे कि वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। वी स्क्वायर अपॉन पी होगा। तो पहले के लिए अगर बात की जाए R1 के लिए, अगर हम R1 की बात करें तो R1 के लिए क्या होगा? तो आप कहेंगे कि R1 के लिए हो जाएगा V1 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा? तो आप कहेंगे P1 हो जाएगा। इसी तरीका से अगर R2 की बात की जाए तो R2 के लिए क्या होगा? तो आप कहेंगे V2 का स्क्वायर अपॉन P2। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? V1 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन P2। और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। बात क्लियर हुआ? बोली। तो आपको ये सारे चीज आपको जानने थे। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप शायद इसका आंसर गलत लगा सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। यानी घरेलू जो हमारा विद्युत परिपथ है, जो तार है, उसमें जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? अब यहाँ पर एक टर्म आया है आवृत्ति। एक टर्म आया है आवृत्ति। आवृत्ति कहने का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में वो कितनी बार, एक सेकंड में वो कितनी बार एक ही क्रिया को दोहरा देगा। यानी एक ही सेकंड में कितनी बार क्रिया को दोहरा देगा। प्रत्यावर्ती धारा ये है, जैसे ये कोई धारा है, ठीक है। एसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो एक सेकंड में ऐसे कितनी बार हो सकता है ये हमसे पूछा गया है, यानी बारंबार वाली घटना आपसे पूछी गई है कि एक सेकंड में, यानी कि घरेलू जो वैद्युत परिपथ होता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, यानी एक सेकंड में वो कितना बार गमन कर लेगा, यानी ऊपर नीचे कितनी बार कर लेगा। ऑप्शन है आपका 50 हर्ट्ज, बी है 60 हर्ट्ज, सी है 100 हर्ट्ज और डी है 220 हर्ट्ज। देखिए ध्यान रखिएगा कि आवृत्ति को मापने के लिए हम लोग हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। यानी आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा कि 50 हर्ट्ज जो होता है वो हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ का आवृत्ति होता है। यानी कि एक सेकंड में वो घटना 50 बार घटित होगा। कितने बार घटित होगा?
50 बार ऐसी क्रियाएं हो जाएगी 1 सेकंड में। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? आवृत्ति बोलते हैं। और हमारे घर के लिए कितना है? 50 हर्ट्ज। 220 हर्ट्ज आप ध्यान रखिएगा कि हमारे घर में जो आते हैं वोल्टेज वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। इसी 220 वोल्ट पर हमारे सारे उपकरण घर के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? टार्पिन का, बेंजीन का, पानी का, किरोसिन का, किसका सबसे कम होता है? बोलिए। चलिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि अपवर्तनांक हम कहते किसको हैं। अपवर्तनांक कहते किसको हैं? आपने तो पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। यानी कि किसी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम से तुलना करके जो रेशियो आता है वही हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि अपवर्तन कितना हो रहा है, अपवर्तन कितना हो रहा है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की कितनी अपवर्तन हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। एक सीधी सी सरल भाषा में समझे तो अपवर्तनांक हमसे पूछा है कि सबसे कम, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिसमें जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो उतना ही अधिक चमकेगा। जिसमें जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो उतना ही ज्यादा चमकेगा। जैसे अगर हम बात करें हीरा की, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है आपका, तो आप कहेंगे 2.42। कितना होता है? 2.42 होता है। इस वजह से हीरा में अधिक चमक पाई जाती है। हीरा में क्या होता है? अधिक चमक पाया जाता है। और आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का ही होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो आप कहेंगे कि हीरे का होता है। बात क्लियर है? अब तारपीन का सबसे पहले जानिए कि किरोसिन का जो हमारा तेल होता है, किरोसिन तेल के लिए हमारा अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि 1.44। किरोसिन तेल का कितना अपवर्तनांक होता है? 1.44। पानी का अगर पूछा जाए तो 1.33। पानी का पूछा जाए तो कितना होता है? 1.33। बेंजीन का अगर पूछा जाए तो 1.5 होता है, 1.5 होता है। और तारपीन का अगर पूछा जाए तो 1.47 होता है, 1.47 होता है। इसी तरीका से आप और भी ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर बर्फ का पूछा जाए तो बर्फ का होता है 1.31। बर्फ का कितना होता है? 1.31 होता है। तो इस तरीका से कुछ आपके अपवर्तनांक आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमसे पूछा है कि सबसे कम अपवर्तनांक इसमें किसका होता है, तो आप देखिए सबसे कम किसका है, तो आप कहेंगे पानी का है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पानी। सबसे कम अपवर्तनांक होता है पानी का। बोलिए, कोई समस्या है आपको टेस्ट में? कैसा लग रहा है टेस्ट आपको? क्या आपको ये सारी चीज, सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं, क्या आपको ये सारे चीज कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कंप्लीट होते हैं। चल, अच्छी बात है अगर कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारे चीज आपके पॉइंट बाय पॉइंट इसी वजह से हम नोट करवाते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? यानी कि एक प्रिज्म अगर है तो प्रिज्म में कितने सतह होंगे ये हमसे पूछा गया है। 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने सतह होंगे? तो सबसे पहले आपको जानना है कि प्रिज्म, देखिए अगर प्रिज्म की बात की जाए तो इस तरीका से आप ध्यान रखिएगा कि कोई प्रिज्म है, ठीक है? प्रिज्म में क्या होता है, तो सभी वर्टेक्स को, जितने सारे आप वर्टेक्स देख रहे हैं उस सब को मिला दीजिए, सबको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। तो यही हमारा क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म में कितने सतह होंगे ये हमसे पूछा गया। अब ये 3D फिगर होता है। कैसा फिगर है? 3D फिगर। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ऐसे देखा, ठीक है, तो इसी में आप जानो, इसी में अगर जानेंगे तो एक सतह ये, एक सतह ये, दो सतह हो गए।
ये एक सतह, ये एक सतह, ये दो सतह हो गया। अब इसी तरीका से ऐसे आप देखो, तो ये हमारा एक सतह और एक सतह, ये फ्रंट का और ये बैक का, और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हमारा हो गया साइड का। तो दो इधर से और दो इधर से, तो चार हो गए। और एक नीचे से, एक कहाँ से, नीचे से, यानी प्रिज्म का नीचे का कुछ ना कुछ तो सतह होगा, तो एक नीचे का सतह। तो टोटल कितने सतह होते हैं, तो अब आप कहोगे कि 5 सतह होता है। कितने कितने सरफेस होते हैं, तो आप कहेंगे 5 सरफेस होते हैं। बात क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय करता है, यानी कि ओजोन परत को हानि, अवक्षय का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, अवक्षय का मतलब क्या होता है, हानि पहुंचाना। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कौन है, कह रहा है एटीपी होता है, सीएफसी होता है, एनएडीपी होता है, डीडीटी होता है। कौन है जो हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है। देखिए, अगर एटीपी की बात की जाए तो एटीपी हमारे शरीर में, कहां पर, शरीर में हमारे कोशिका में 38 एटीपी मिलकर, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो एटीपी से हम किसको मापते हैं, तो आप कहेंगे कि ऊर्जा, किसको, ऊर्जा, यानी हमारे शरीर का जो ऊर्जा मिलता है वो किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इसी तरीका से सीएफसी, सीएफसी का अर्थ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी यहाँ पर क्लोरीन भी है, क्लोरो, एफ से हो गया फ्लोरो, और सी से हो गया कार्बन, और ये तीनों का तीनों गैस हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, गैस हैं। और यही तीनों गैस मिलकर हमारे ओजोन परत को क्या करता है, तो क्षति पहुंचाता है। यही तीनों हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलकर हमारे ओजोन परत को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। ये पहले हमारे एसी में पाए जाते थे, फ्रिज में पाए जाते थे, इन सारे चीज़ों में क्या होता था, सीएफसी भरे होते थे, और यही हमें क्या करते थे, ओजोन परत को नुकसान करते थे। डीडीटी की अगर बात की जाए तो डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है। क्या है, कीटनाशक है, कीटनाशक है। तो ध्यान रखिएगा कि डीडीटी हमारा क्या है, कीटनाशक है। तो हमसे पूछा गया था कि ओजोन परत का अवक्षय किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी सीएफसी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको हमने लगभग हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, और सभी सेट में हमने इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया है। फिर भी आप अगर नहीं जानते हैं, आप नहीं ढंग से पढ़े, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ समझ जाइए फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि अलैंगिक जनन होता क्या है। हमारे देखिए, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में जीव अपने जैसा संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, अपने जैसा संतान को जन्म देने की क्षमता होती है, जिसको हम कहते हैं कि जनन है। उसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन दो तरीका का होता है, जनन दो तरीका का होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है कि मेल और फीमेल, इन दोनों के गैमेट, इन दोनों के युग्मक मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है कि इनमें विखंडन वाली क्रिया पाई जाती है। अलैंगिक जनन में दो बहुत प्रकार के, हालांकि पुनर्जीवन का भी होता है, विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे दो ही तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि एक विखंडन और एक मुकुलन। एक मुकुलन, विखंडन में क्या होता है कि इनके शरीर, इनकी कोशिका दो हिस्सों में टूट जाते हैं। इनकी कोशिका दो हिस्सों में अपने आप क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटकर नए संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं।
लेकिन मुकुलन का काम क्या होता है कि इनके शरीर पर कुछ उभार जैसे आते हैं, जैसे हम लोग के शरीर पर दाना बन जाता है और धीरे-धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इनके शरीर पर एक क्या होता है, उभार आते हैं। जैसे पेड़-पौधे में एक कली का निर्माण होता है, आप देखे होंगे बड निकलता है, वहीं से टहनियाँ निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीका से जीवों के शरीर पर एक, जैसे आप कह सकते हैं कि पेड़-पौधा में जो टहनियाँ निकलने की जो प्राथमिक क्रिया होती है, वैसे ही निकलते हैं और निकल कर वही धीरे-धीरे आगे चलकर मैच्योर होकर, टूटकर अलग हो जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि मुकुलन विधि है। तो मुकुलन के द्वारा भी जीव का क्या होता है, तो आप कहेंगे कि उत्पत्ति होता है। तो मुकुलन में आपको विखंडन में पाया गया, विखंडन के भी एग्जाम्पल बताए हैं और मुकुलन का भी। मुकुलन के लिए आप ध्यान रखिएगा कि मुकुलन में यीस्ट और हाइड्रा ये फेमस है आपके लिए। तो ईस्ट और हाइड्रा आप मुकुलन का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। बाकी विखंडन में होता है, पैरामीशियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है, लिस्मेनिया होता है, अमीबा होता है। प्लाज्मोडियम नहीं, वो एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। आप ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, लिस्मेनिया, अमीबा, ईस्ट। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, तो आप कहेंगे ईस्ट। क्या होगा, ईस्ट। चल, उम्मीद करते हैं आपको हर बातें समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें नहीं समझ में आता है, तो आप अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्यों आपको समझ में नहीं आते हैं। तो ये सारे चीज को निदान किया जाएगा। चल, 10 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। आपको हार्मोन हमने पढ़ाया है अच्छे ढंग से, क्वेश्चन के साथ हमने एक्सप्लेन किया। अब यहां से हमसे पूछा गया कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, TSH, ACH, ACTH। ये क्या है? पादप हार्मोन यानी कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन। आपको बताया गया था कि पादप हार्मोन, देखिए पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो पादप हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक खुद को हम कहते हैं कि वृद्धि हार्मोन है और एक कहते हैं कि वृद्धि रोधक है। वृद्धि रोधक है, एक वृद्धि करेगा और एक वृद्धि को रोकेगा। वृद्धि करने वाले में आपको बताया गया कि 3 था, एक है ऑक्सिन, एक ऑक्सिन हार्मोन है, एक आपका जिब्रेलिन है, एक जिब्रेलिन हार्मोन है और एक आपका साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो ये 3 हार्मोन जो होते हैं आपके, किसका काम करता है, तो वृद्धि करने का। लेकिन अगर वृद्धि रोकने वाला की बात करें तो एक होता है इथाइलिन, एक होता है इथाइलिन और एक आपका होता है एब्सेसिक। एक होता है एब्सेसिक एसिड। ये क्या होता है, एब्सेसिक एसिड। ये वृद्धि रोधक हार्मोन जो होता है, ये आपका इथाइलिन जो होता है, ये फलों को पकाता है। किसको पकाता है, फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने का काम कौन करता है, इथाइलिन। ये किस फॉर्म में होता है, तो आप कहेंगे कि इसकी अवस्था गैस ये होती है। यानी गैस के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है, तो आप कहेंगे इथाइलिन हार्मोन है। एब्सेसिक एसिड का काम होता है कि ये पूरी तरीका से वृद्धि को क्या करेगा, रोक देगा, वृद्धि को रोक देगा। इसी में एक होता आपका ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन में ही एक हार्मोन होता है, आप ध्यान रखिएगा, IAA। क्या होता है, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इसका कंप्लीट नेम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। हालांकि इसका पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो आप ध्यान रखिएगा इंडोल AA यानी एसिटिक एसिड से। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ACTH ये सारा का सारा आपका कहेंगे तो मानव हार्मोन है, यानी कि हमारे शरीर से निकलने वाला हार्मोन है। और एकमात्र हार्मोन आपका IAA, ये किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे पादप में पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। चल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा या तना द्वारा। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आलू है क्या। तना है, जड़ है, बीज है, फल है, क्या है? देखिए, अगर जड़ की पता लगाना हो, कभी भी आपको पता करना हो कि जड़ है या नहीं है, तो जड़ के लिए ध्यान रखिएगा कि जड़ वो एक कोन की तरह होगा। कैसा होगा? कोन की तरह होगा। यानी उसका कहीं ना कहीं एक हिस्सा, दोनों हिस्सा, एक हिस्सा, दो हिस्सा जो भी हो, नुकीला जैसा होगा। कैसा होगा? नुकीला। जैसे आप देखे होंगे गाजर, गाजर का नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? नुकीला। तो गाजर क्या है? जड़ है। मूली नुकीला होता है, तो आप कहते हैं कि वो भी जड़ है। लेकिन प्याज, क्या प्याज में आप देखे हैं कि ऐसे इस तरीका से बना हुआ? तो कहेंगे नहीं। तो प्याज क्या है? तना है। क्या आलू में आप इस तरीका से बना हुआ देखते हैं? तो कहेंगे कि नहीं देखते हैं। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ नुकीला निकला हुआ रहेगा। नुकीला जैसा है तो हम उसको कहते हैं कि क्या है? वो जड़ है। और आपको कहेंगे नोड और इंटरनोड, जिसमें गांठ होता है। क्या होता है? गांठ होता है, तो उसको हम कहते हैं तना है। तो आलू हमारा किसके श्रेणी में आता है? तना के श्रेणी में। तो इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तना के द्वारा होगा। सिंपल सी बात है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रीला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष पर या इनमें से सभी जगह, या इनमें से सभी जगह। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? हाइड्रीला, जिसको हम हाइड्रा के नाम से जानते हैं, ये हमारा जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जल में। इसमें कुछ भी आपको बताने लायक है नहीं, इस वजह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है कितना? 140 mm Hg, 120 mm Hg, 100 mm Hg, 80 mm Hg। देखिए, सिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़ना। हमारा हृदय, ये सिस्टोलिक, ध्यान रखिएगा कि हृदय में दो क्रियाएं होती हैं। एक होता है सिस्टोलिक का, एक होता है सिस्टोलिक का, और एक होता है डायस्टोलिक का। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का अर्थ होता है सिकुड़ना। सिस्टोलिक का अर्थ होता है सिकुड़ना। लेकिन अगर डायस्टोलिक की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है फैलना या रिलैक्स होना। इसको हम क्या कहते हैं? फैलना या फूलना। अब सिकुड़ना, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने पर क्या होता है? जैसे आपका मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, या एक बैलून है। हमारा हृदय भी एक क्या है? बैलून की तरह, उसमें भी जगह है। जब आप बैलून को दबाते हैं तो क्या होता है? हवा क्या होता है? बाहर निकलता है। तो जब बाहर निकलेगा तो प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा। आप सीधी सी बात समझो कि हम लोग जो बीपी नापते हैं, बीपी जो मापते हैं वो क्या होता है? तो आप कहेंगे 120 बटा क्या होता है? 80 होता है। अरे बीपी ऐसे ही मापते हैं ना, बीपी को क्या कहे लिखते हैं? 120 बटा 80। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, 80 बटा 120 नहीं होता है, 120 बटा 80। ये हमारा किसको दिखाता है? तो ये दिखाता है सिस्टोलिक को। क्या दिखाता है? सिस्टोलिक को। यानी कि 120 हमारा सिस्टोलिक है, ये प्रेशर हाई है, और 80 हमारा दिखाता है डायस्टोलिक को। किसको दिखाता है? डायस्टोलिक को दिखाता है। यानी कि जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकलता है, अन्य ऑर्गन के पास जाता है। लेकिन जब वो फैलता है, रिलैक्स होता है, तो
फेफड़ा से ब्लड जो आया है ऑक्सीजन लेके वो कहाँ प्रवेश करेगा? हमारे हार्ट में प्रवेश करेगा। तो जब फेफड़ा से आता है तो आप कहोगे कि डायस्टोलिक है, और जब हृदय से निकल के गया तो सिस्टोलिक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिस्टोलिक जो होता है सिकुड़ना, ये कितना होगा? 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? 120 mmHg हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? यानी उभयलिंगी जीव कौन से हैं? हाइड्रा है, मनुष्य है, मछली है या बकरी है? कौन सा है? उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य है, हाइड्रा है, मछली है, बकरी है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि उभयलिंगी जीव का अर्थ क्या होता है। उभयलिंगी जीव का अर्थ क्या है? देखिए, उभयलिंगी जीव का अर्थ होता है कि एक ही जीव में दोनों भी तरह के गैमेट पाए जाते हैं। यानी एक ही जीव में दोनों प्रकार के युग्मक पाए जाएंगे। यानी समय समय पर जब संतान की उत्पत्ति करना होगा तो एक ही शरीर में मेल वाली भी क्रियाएं होगी और एक ही शरीर में फीमेल वाली भी क्रियाएं होगी। तो ऐसे जीव को हम कहते हैं उभयलिंगी है। यानी कहना क्या है आपका? देखिए, कहना हम क्या चाहते हैं कि जैसे कोई जीव है, ये जीव नए संतान की, अपने जैसा नया संतान का क्या करना चाह रहा है? जन्म देना चाह रहा है। तो इसी में क्या होगा? इसी में मेल गैमेट का निर्माण होगा और इसी में फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। इसी में मेल गैमेट का, इसी में फीमेल गैमेट का। अब गैमेट का निर्माण तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रा में कैसा होता है? ईस्ट और हाइड्रा अभी हमने लिखवाया था कि मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मुकुलन। तो इसी में हम कहना चाह रहे हैं कि इसी में दोनों प्रकार के क्या होंगे? लिंग का होना होता है। इसी में दोनों प्रकार के लिंग यानी मेल और फीमेल एक ही शरीर में होते हैं। मेल और फीमेल एक ही शरीर में होता है। जैसा कि आप केचुआ को भी कह सकते हैं। केचुआ जो होता है आपका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। केचुआ को आप देखिएगा कि केचुआ जो होता है वो इधर से भी मूव कर लेता है और इधर से भी। जब इधर मारिएगा तो इधर से मूव करेगा, इधर मारिएगा तो इधर मूव करने लग जाता है। तो केचुआ में एक तरफ मेल होता है और एक तरफ क्या होता है? फीमेल होता है। तो ऐसे जीव को हम कहते हैं कि उभयलिंगी जीव है। तो मछली, बकरी, मनुष्य, ये तीनों का तीनों हमारा क्या है? तो एक लिंगी जीव है। क्या है? एक लिंगी। हाइड्रा हमारा उभयलिंगी है। हाइड्रा क्या है? हमारा उभयलिंगी जीव है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में श्वसन होता है। मछली में श्वसन होता है मुख के द्वारा, गिल्स के द्वारा, नाक के द्वारा या फेफड़ा के द्वारा? किसके द्वारा मछली सांस लेता है? सिंपल से ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। मुख के द्वारा, गिल्स के द्वारा, नाक के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा? आज के क्वेश्चन का सबसे आसान क्वेश्चन, यानी आज के टेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, गिल्स के द्वारा मछली सांस लेती है। मछली जो है गिल्स के द्वारा ही क्या करती है? सांस लेती है। मनुष्य जो होता है, जो आपके, जिसको हम कहते हैं एनिमल, क्या कहते हैं? एनिमल। यानी कि एनिमल जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं जो संतान की उत्पत्ति करता है, जो संतान को जन्म, यानी एक विकसित जीव को जन्म देता है। ठीक है। तो मनुष्य में क्या होता है? आप कहेंगे कि हम लोग मनुष्य, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो आप कहेंगे कि फेफड़ा के द्वारा। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी सब किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। नाक से कोई भी सांस नहीं लेता, इतनी बात ध्यान रखिएगा। नाक केवल क्या है? हवा जाने का एक रास्ता है, इससे सांस नहीं लिए जाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगी कि उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। ठीक, 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु रखी गई है
या 20 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु रखी गई या 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखी गई है। इसका हमें आंसर बताना है। चल देखिए, हमसे बोला है कि 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा पोल होता है। देखिए, अवतल दर्पण में हमारे पास अवतल दर्पण जो होता है वो दोनों प्रकार के आवर्धन बनाते हैं। एक को धनात्मक भी बनाता है और ऋणात्मक। आपको पढ़ाए हैं जब हम दर्पण आपको टॉपिक डाले थे। दर्पण टॉपिक में हमने बताया कि एम जो होता है यानी आवर्धन निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। किस वाले में? तो अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा। और साथ ही साथ आभासी भी होगा। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। बड़ा तो होगा ही, साथ ही साथ कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। अब यहां से समझिए कि फोकस से अगर हम इधर है, फोकस से हम इधर हैं, तो ये सारा का सारा हमारा निगेटिव आवर्धक होता है। कैसा आवर्धन होता है? निगेटिव। लेकिन जैसे जैसे हम फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वस्तु की आकार बढ़ती है। वस्तु की आकार क्या होती है? बढ़ती है, बड़ा होता है। और जब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है। आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो हमारा आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक। तो हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में रखना होगा। तो फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर का है, फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें वस्तु को 10 सेंटीमीटर से पहले रखना होगा। यानी हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हमें रखना होगा। और यही हमारा क्या है? आंसर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? अभी अभी हमने बताया कि जैसे जैसे हम क्या होंगे, जैसे जैसे हम क्या होंगे, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा अनंत है। जैसे जैसे हम दर्पण की ओर जाते हैं वस्तु की आकार बड़ा होता है। वस्तु की आकार क्या होती है? बड़ा होती है। तो सीधी सी बात तो है कि अगर फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे, ये हमारा फोकस है, फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो वस्तु का आकार बढ़ा गया, वस्तु का आकार बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका आकार क्या होगा? बढ़ता है। बात क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी जल विद्युत संयंत्र जो है वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? आपको पता है, हमें तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है। तो किस ऊर्जा को? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा का अर्थ होता है कि हम हीट देकर क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदलेंगे तो तापीय ऊर्जा नहीं होगा। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को क्या करते हैं विद्युत में, जैसे सोलर प्लेट से, तो सौर ऊर्जा भी नहीं होगा। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है कि किसी भी, हम कह सकते हैं जैसे यूरेनियम हमारा तत्व है, यूरेनियम के नाभिक में क्या है? तो आप कहेंगे कि उसमें क्या है? रासायनिक ऊर्जा मौजूद है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जहाँ जल का भंडारण होता है तो जल में क्या मौजूद है? उसमें वो स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब उससे गिराया जाता है किस पर? आर्मेचर पर, यानी कि एक बड़ा सा क्या होता है? लगा रहता है आपका डायना। डायना को नचाने के लिए पानी को प्रेशर से गिराया जाता है।
तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में, और फिर हो जाता है विद्युत ऊर्जा, वही गति के कारण विद्युत। तो ध्यान रखिएगा कि जल विद्युत में हमारा स्थितिज ऊर्जा मौजूद है, और यही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गया, विद्युत ऊर्जा में बदल गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। क्या है, किसी घूर्णी गति कर रहा है, ठीक है। कहां पर, तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। आपने मोटर देखा होगा, मोटर में क्या होता है कि यहाँ पर आपके कुंडली लगे होते हैं, कुंडली में क्या होता है, यहाँ पर आप देखे होंगे कि हमारा लगा रहता है दिक्वल है। अभी अभी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था। ये क्या होता है, आधा जाता, आधा के बाद क्या होता है, वापस मुड़ जाता है। क्या होता है, वापस मुड़ जाता है, यानी कि आधे के बाद ही क्या होते हैं, परिवर्तन होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, आधा। मोटर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, एक हमारा अवतल दर्पण है, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, ये हमारा रहा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस रह गया। कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, तथा बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी, यानी चींटी किधर जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। कहां पर जा रहा है, ये सेंटर है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है। चींटी मान लीजिए यहां पर है, यहां से चींटी चल रही है, तो चींटी किधर जा रही है, पोल की तरफ जा रही है या पोल से दूर जा रही है, कहां पर जा रही है। इसका प्रतिबिंब भी क्या है, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वो दर्पण के पीछे हो, जब वो दर्पण के पीछे हो। दर्पण के अगर पीछे है तो प्रतिबिंब सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, काल्पनिक या आभासी होता है सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कब होगा, जब फोकस से हम पोल की ओर जाएंगे, जब हम फोकस से पोल की ओर जाएंगे। यहाँ चींटी केवल डाल दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधी सी अपने ऊपर लेकर सोचिए कि अगर हम पोल से, अगर हम फोकस से पोल की ओर जाएंगे तो हमारा आकार बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा होगा, और साथ ही साथ काल्पनिक होगा। तो फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब सीधा और बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है किसके द्वारा। ऑप्शन है दृष्टिपटल, दृष्टिपटल यानी कि हम कहते हैं रेटिना, रेटिना, परितारिका यानी आइरिस, पुतली यानी पुपिल, और पश्चमाभ मांसपेशिया यानी कि इसी को हम सिलियरी मांसपेशी कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसके द्वारा वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित किया जाता है, रेटिना पर ध्यान रखिएगा हमारा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कोई भी चीज आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो आप इस बोर्ड पर देखने पर यहाँ से जो आपका लाइट जा रहा है, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आपके रेटिना पर बन रहा है। रेटिना एक तरह का पर्दा है, उसी पर्दे पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। परितारिका आइरिस क्या होता है, आइरिस का काम होता है कि प्रकाश को नियंत्रित करेगा, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम होता है। प्रकाश को नियंत्रित करने का काम किसका है, तो आप कहेंगे कि परितारिका का होता है। पुपिल का काम क्या होता है, तो प्रकाश को प्रवेश करने का, प्रकाश को प्रवेश करने देता है, प्रकाश को क्या करने देता है, प्रवेश करने देता है। पश्चमाभ मांसपेशियां, पश्चमाभ मांसपेशियां यानी सिलियरी मांसपेशियां जो होता है वो क्या होता है, लेंस को
किसको? लेंस को। जैसे अगर आँख का एक रफ फिगर आप देखेंगे तो इस तरीका से हमारा आँख होता है, इस तरीका से आँख होता है, ये इस तरीका से हमारा आँख होता है। इस तरीका से यहाँ पर क्या होता है तो आप कहेंगे कि ऑप्टिक्स नर्व होता है। यहीं पर आपका सिलियरी मांसपेशी होती है, यहीं पर आपका सिलियरी, और यहीं पर आपका लगा होता है लेंस। यहीं पर क्या होता है? लेंस होता है। यही क्या करता है? खींच के लंबा और सिकुड़ता है। खींचेगा तो ये क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, यानी कि पतली हो जाए। यानी कि जब आपको दूर देखना होता है, जब आपको दूर देखना होता है तो आप क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, आँख को बड़ा करते हैं ताकि दूर तक दिखाई दे, और जब आपको नज़दीक देता है आँख को नॉर्मल कर देते हैं। तो यही होता है कि पश्चमाभ मांसपेशी के द्वारा ही वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? पश्चमाभ मांसपेशी। ध्यान रखिएगा कि हमारे आँखों में जो लेंस होता है, आँखों का जो लेंस होता है वो उत्तल होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। हमारे आँखों में उत्तल लेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। हमने ऑप्शन नीचे से पढ़ लिया, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है अवशोषण के कारण, ऑप्शन नंबर डी है अपवर्तन के कारण। सबसे पहले समझते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? एक चीज से टकराकर, यानी जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में लौट गया, परावर्तन है। प्रकीर्णन यानी कि वायुमंडल में जो भी उपस्थित किसी कण से टकरा कर क्या हो जाना? फैल जाना। किसी कण से टकरा कर फैल जाना प्रकीर्णन कहलाता है। यानी प्रकाश की वह घटना जब वायुमंडल में क्या होते हैं? बहुत सारे धूलकण होते हैं, धूलकण से टकराया, प्रकीर्णित हो गया, यानी फैल गया। यानी प्रकाश का फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। अवशोषण किसी भी चीज को अपने अंदर शामिल कर लेना, जैसे किसी भी अगर रुई में अगर पानी डालते हैं तो सोख लेता है, उसको अवशोषण कहते हैं। अपवर्तन किसी माध्यम में आया, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया तो अपवर्तन कहलाया। तो कह रहा है कि बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होगा? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का क्या हो रहा है? विक्षेपण हो रहा है, फैलाव हो रहा है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। क्या होते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक? एम्पियर होता है, वाट होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है। अगर एम्पियर की बात की जाए तो ये धारा का एसआई मात्रक है। वाट की बात की जाए तो ये शक्ति का मात्रक है, और ओम की बात की जाए तो ये प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट की बात की जाए तो ये वोल्टेज की है। वोल्टेज से अच्छा आप विभव लिखें, विभव का ऐसे ही मात्रक है वोल्ट। तो यहाँ से हमसे पूछा था कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? ओम। हमारा आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे ओम। ओम ध्यान रखिएगा, V बराबर क्या होता है? आप कहते हैं कि I इंटू आर होता है। तो यहाँ से R के लिए आप क्या लिख सकते हैं? V अपॉन I लिख सकते हैं। तो V का मतलब वोल्ट हो गया और I का मतलब एम्पियर हो गया। तो वोल्ट वट्टा एम्पियर जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, यानी सामान्य नेत्र से, यानी सामान्य व्यक्ति जो अपने आंख से कितना दूर देख सकता है? 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत, कितना देख सकता है? चल, इसका आंसर क्या होगा? तो अनंत। हम दूर, बहुत दूर तक देख सकते हैं, भले स्पष्ट ना देख पाए लेकिन हम काफी दूर तक देख सकते हैं। हमसे पूछा ही गया था दूर बिंदु, तो दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। चल,
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, यानी किसी वस्तु का, बिंब का मतलब होता है वस्तु, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, बिंब का अर्थ होता है वस्तु। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, देखिए आ गया ना, वस्तु का क्या है, आवर्धन जो है ऋणात्मक है, तो कह रहा है उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अभी हमने कहा कि अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं, दर्पण ढंग से नहीं पढ़े, तो आपको दर्पण पढ़ाया गया, वहां पर जाकर अच्छे ढंग से आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको टेस्ट नंबर 5 भी मज़ेदार लगा होगा और आप अच्छे ढंग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप गेन किए होंगे। तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप इंटरेस्ट लेते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, ताकि उनको भी आपकी तरह एक अच्छे मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए फिर नए टेस्ट में हम लोग मिलेंगे, तब तक इसका आप रिवीजन करिए।